पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर को शेयर करना। अब पावर अगर ढंग से शेयर नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो आपकी फैमिली में आप 2 भाई बहन हो, ठीक है, और अगर एक कुछ करता है तो उसको कुछ नहीं कहा जाता, जैसे वो स्कूल से भागता है तो उसे कुछ नहीं कहा जाता, स्कूल में अगर पेरेंट्स जो टीचर है वो शिकायत करते हैं तब भी उसको कुछ नहीं कहा जाता, बट सेम चीज़ आप करते हो तो आपको मारा जाता है, आपकी गुद्दी नापी जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि पावर ढंग से शेयर नहीं हो रही है ना, और इसकी वजह से वॉयलेंस क्रिएट होगा, कभी कभार लड़ाई भी होगी, है ना। तो आपके भाई को ज़्यादा पावर है, आपको कम पावर है, आपकी बहन को ज़्यादा पावर है, आपको कम पावर है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए पावर शेयर करना, पावर को इक्वली और बराबर शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, बट जब इसको आप कंट्री के प्रोस्पेक्टिव में लोगे ना, तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली कंट्री के प्रोस्पेक्टिव में दे रखा है कि अगर 2 कंट्रियां दे रखी है, एक दे रखा है बेल्जियम और एक दे रखा है श्रीलंका, तो हम यही देखेंगे कि दोनों कंट्रियों ने पावर को क्या ढंग से शेयर करा। एक कंट्री ऐसी है जिसने पावर को ढंग से शेयर नहीं करा, जिसकी वजह से वॉयलेंस हुआ, और एक कंट्री ऐसी है जिसने पावर को ढंग से शेयर कर लिया और वहां पर वॉयलेंस नहीं हुआ। तो एक पहली कंट्री का एग्जाम्पल देते हैं, बेल्जियम। तो बेल्जियम क्या है, यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है, हरियाणा से भी छोटी है एरिया वाइज, और वो अपना एरिया जो अपना बॉर्डर शेयर करती है नीदरलैंड, फ्रांस से और जर्मनी से करती है, ठीक है। अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 1 करोड़ है, जो कि हमारी हरियाणा की पॉपुलेशन से हाफ है। ओके, अब एथनिक कंपोजिशन की बात करते हैं। अब ये आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है कि वहाँ पर कौन कौन से भाषा बोलने वाले हैं, कौन कौन सी एथनिक बैकग्राउंड वाले लोग रहते हैं, ठीक है, यानी कौन कौन सी जाति के लोग रहते हैं, अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊँ तो, ठीक है। तो वहाँ पर जो जनरली लैंग्वेज बोलने वाले, जो डच बोलने वाले पूरी कंट्री में 59% है, फ्रेंच बोलने वाले पूरी कंट्री में 40% है, और जर्मन बोलने वाले बस 1% है। हो गए ना 100%, 59, 40 और 1%, 100% लोग हो गए। अब जो डच बोलते हैं ना, वो ज़्यादातर वो रहते हैं फ्लैमिश रीजन में, जो कि ऊपर नॉर्थ के तरफ है, ठीक है, और साउथ की तरफ है वेलोनिया रीजन, वहाँ पर सारे के सारे फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं, और 1% जर्मन रहते हैं, वो भी वेलोनिया रीजन में रहते हैं। ओके, अब मेन बात क्या है, अभी आपने नोटिस करा होगा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी लैंग्वेज की है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डच लैंग्वेज की है ना, 59%। बट एक बात नोटिस करने वाली है, इस कंट्री की जो कैपिटल है, जहाँ से सारा का सारा रूल वगैरह और लॉ वगैरह बनाए जाते हैं, यानी ब्रुसेल्स जो कैपिटल है, वहाँ पर पॉपुलेशन फ्रेंच की ज़्यादा है, ठीक है। पूरी कंट्री में फ्रेंच की पॉपुलेशन कम है, बट कैपिटल के अंदर फ्रेंच की पॉपुलेशन 80% है और डच की 20% है, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ आया, जो फ्रेंच है वो माइनॉरिटी में है पूरी कंट्री में, बट फिर भी वो ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी में, और इसी का वो फायदा उठाते हैं, अपने टाइप के लॉ वगैरह बनाते हैं फ्रेंच, ठीक है। इसी चीज़ को लेकर जो फ्रेंच और डच में प्रॉब्लम क्रिएट रहती है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ। ये मैंने कुछ लिख रखे हैं पॉइंट, पहले तो वही लिख रखे हैं, 59% कंट्री की टोटल पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहती है जो डच लैंग्वेज बोलती है, 40% वेलोनिया रीजन में रहती है जो कि फ्रेंच बोलती है, 1% जर्मन बोलता है। और जो प्रॉब्लम है वो हमें ब्रुसेल्स में देखने को मिलती है, जहाँ पर 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन फ्रेंच बोलती है और 20% से ज़्यादा डच बोलती है। अब आते हैं प्रॉब्लम पे कि प्रॉब्लम है क्या, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि पूरी कंट्री में फ्रेंच माइनॉरिटी है, ठीक है, बट वो रिच है और पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वो जो अपना जो कैपिटल है, कैपिटल में फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा है, और जिसकी वजह से वो रूल अपने फेवर में ही बनवाते हैं। इसी की वजह से पूरी कंट्री में जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो रिच और पावरफुल है। और दूसरी तरफ डच स्पीकिंग की बात करें ना, तो उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन वगैरह बहुत बाद में मिला है, और इसी की वजह से 90s, 50s और 60s के टाइम में डच और फ्रेंच लोगों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती थी। ओके, और जो हमें मेन टेंशन है वो हमें ब्रुसेल्स में देखने को मिलती है। ब्रुसेल्स में देखने को हमें क्या मिलता है कि ब्रुसेल्स में क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग है वो ज़्यादा है, जबकि पूरी कंट्री में जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो क्या है, वो माइनॉरिटी है, वो कम है। इसको आप ऐसे ले सकते हो, मान लो जैसे हम पंजाब है, ठीक है, पंजाब की बात अगर देखें तो पंजाब में पंजाबी बोलने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है, पर अगर हम पूरी कंट्री के एग्जाम्पल से लें, पूरी कंट्री के प्रोस्पेक्टिव से रहे, तो पंजाबी बोलने वाले बहुत कम है। तो वैसे ही था, ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले बहुत ज़्यादा थे, बट पूरी कंट्री में फ्रेंच बोलने वाले कम थे, ठीक है, एंड यही है। ओके, तो ब्रुसेल्स में क्या था, वही है, जो डच थे वो माइनॉरिटी थे, और इसी की वजह से पूरे कंट्री के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते थे वो फ्रेंच के फेवर में बनाए जाते थे। अब मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा या आगे बताऊंगा कि इसने यानी बेल्जियम ने अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया।
तो हम पहले दूसरे एग्जाम्पल के बारे में सुन लेते हैं जहाँ पर जो पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम को ढंग से सॉल्व नहीं किया गया था। ठीक है, वो है श्रीलंका। श्रीलंका आपको पता ही है, एक आइलैंड नेशन है, यानी आसपास पानी ही पानी है उसके। हमारे सदर्न कोस्ट के तमिलनाडु के कुछ किलोमीटर दूर पे आई है, 2 करोड़ पॉपुलेशन है इसकी। ठीक है, यानी हमारे हरियाणा के इक्वल ही है। अब वहाँ पर भी कुछ एथनिक बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, एथनिक कंपोजिशन वहाँ पर क्या है वो हम देख लेते हैं। वो भी एक डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, सिन्हाला लोग, सिन्हाला एक लैंग्वेज है। 74% जो लोग हैं हमारे श्रीलंका में, हमारा तो नहीं है, श्रीलंका में, वो क्या बोलते हैं, वो सिन्हाला लैंग्वेज, सिन्हाला बोलते हैं। और जो सिन्हाला है वो ज़्यादातर जो सिन्हाला है वो बुद्धिस्ट हैं। बुद्धिस्ट यानी जो गौतम बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध भगवान को मानते हैं, है ना, बौद्धम शरणम गच्छामि ये वाले जो होते हैं उनको मानते हैं, तो वो सिन्हाला स्पीकिंग है। ठीक है, और बाकी तमिल की बात करें तो जो तमिल स्पीकिंग है वो 18% है, यानी 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वहाँ पर। कौन कौन से, एक तो सिन्हाला स्पीकिंग जो 74% है, और एक तमिल स्पीकिंग जो कि 18% है। और जो तमिल बोलते हैं ना, उसमें से जो 13% लोग हैं वो तो श्रीलंकन तमिल ही है, यानी उनके मम्मी पापा, उनके दादा दादी सारे के सारे श्रीलंका में से ही थे। बट अगर 5% जो तमिल हैं वो है इंडियन तमिल, यानी जो उनके पेरेंट्स वगैरह इंडिया से आए थे। ठीक है, तो ये है। अब आपने एक बात नोटिस करी होगी कि 74 और 18 ये तो 93% हुआ, बाकी 7% कहाँ गए? तो बाकी 7% है क्रिश्चियन। ठीक है, जो सिन्हाला भी बोलते हैं और जो तमिल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको देखो नीचे लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग क्या थे, वो बुद्धिस्ट थे। और जो तमिल थे ना, जो ये तमिल है, ठीक है, जो सिन्हाला थे वो तो बुद्धिस्ट थे, और जो तमिल थे वो हिंदू और मुस्लिम थे। और जो बाकी आपको पता ही है जो 7% थे वो तो क्रिश्चियन थे, जो सिन्हाला भी बोलते थे और तमिल भी बोलते थे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो है श्रीलंका की वो है जो सुप्रीमेसी ऑफ सिन्हाला, ये बड़ी प्रॉब्लम है। यानी सिन्हाला पॉपुलेशन का अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाते थे या उठाते हैं, जिसकी वजह से तमिलों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब इसको हम देखते हैं क्या हुआ। जो श्रीलंका है, मैं एक बात बता दूं, श्रीलंका का हमेशा से नाम श्रीलंका नहीं था, श्रीलंका को पहले सिलोन बोला जाता था। ठीक है, ये याद रखना है आपको, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो श्रीलंका है वो भी 1948 में आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, जैसे कि हमारा इंडिया। वो भी जो हमारा ये सिलोन है या श्रीलंका है वो भी ब्रिटिशर से ही आज़ाद हुआ था। ओके, एंड जो लीडर हैं सिन्हाला के, उन्होंने फ़ायदा उठाया मेजॉरिटी होने का, और उन्होंने अपने टाइप से गवर्नमेंट बनाई। और उन्होंने क्या करा, मेजॉरिटेरियन मेजर लिए। अब मेजॉरिटेरियन मेजर का मतलब क्या होता है कि एज द रिजल्ट द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर टू एस्टैब्लिश अ सिन्हाला सुप्रीमेसी। मेजॉरिटेरियन मेजर का मतलब होता है वही रूल बनाना जो मेजॉरिटी के फेवर में। और मेजॉरिटी कौन थे उस टाइम? सिन्हाला थे, यहाँ अभी भी सिन्हाला है। तो सिन्हाला के लिए ही रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते थे, उनके मद्देनज़र ही रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते थे। ठीक है, मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है इज़ अ रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी बाय डिसग्रेडिंग द नीड एंड विशेज ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। यानी अपने फेवर में ही लॉ बनाती थी जो मेजॉरिटी थी। ठीक है, और माइनॉरिटी के जो भी विशेज और नीड थी उनको डिसग्रेड कर दी थी, उनको छोड़ देती थी कि उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब ये किया कैसे उन्होंने? 1956 में सिन्हाला जो था एक लॉ लेकर आई। ठीक है, जो गवर्नमेंट थी वो एक लॉ लेकर आई जिसमें ये बोला गया कि सिन्हाला ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि तमिल भी थी, बट फिर भी सिन्हाला को ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और तमिल को डिसग्रेड किया गया कि तमिल वमिल कुछ नहीं है, सिन्हाला ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक बढ़िया लैंग्वेज है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी निकाली जिससे जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे ना, यानी यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट जॉब में सिन्हाला को ज़्यादा पोस्ट दी जाने लगी, उनको फेवर किया जाने लगा। और बुद्धिस्ट को प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट एज अ स्टेट नेशन, यानी बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि सिन्हाला जो थे वो ज़्यादातर क्या थे? बुद्धिस्ट थे, तो बुद्धिस्ट को प्रमोट किया जाने लगा। ओके, और इन सारे के सारे जो भी गवर्नमेंट ने मेजर लिए थे। अच्छा, एक और बात बता दूं यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एंड अगर नोट्स डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने जीपी लिंक ऐड किया है, तो मैंने नीचे नोट्स के लिए भी, यानी नोट्स आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो उसकी भी वीडियो डाल रखी है, तो नीचे आप जाकर देख सकते हो। और मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको भी फॉलो करना। और मेरे न्यू चैनल का भी लिंक दे रखा है, जैसे आपने इस चैनल को सपोर्ट करा है आप उस चैनल को भी सपोर्ट करना यार। ठीक है, एंड वैसे तो आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, कहाँ से मैं कहाँ आ गया, कहाँ मैंने सोचा भी नहीं था कि 1 साल में 500 सब्सक्राइबर भी होंगे और आज 5000 पे हूँ। ठीक है, एक टाइम आएगा जब 50,000 भी होंगे, बट चलो यार देखते हैं आगे।
गवर्नमेंट ने क्या करा, ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर, जो भी गवर्नमेंट ऐसे मेजर ले रही थी, उससे क्या हुआ, ग्रेजुअली इंक्रीज अ फीलिंग ऑफ एलियनाइजेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल अपने आप को अलग समझने लगे, ये समझने लगे कि हम यहाँ के नहीं है। एलियन का क्या मतलब होता है, जो वहाँ के नहीं होते, है ना, जैसे जो बाहर से आते हैं, जैसे हम मानते हैं ना जो यूएफओ वगैरह एलियन जो बाहर से आते हैं, तो वैसे ही श्रीलंकन को ऐसी फीलिंग आने लगी, श्रीलंकन तमिल को ऐसी फीलिंग आने लगी जैसे कि वो श्रीलंका के है ही नहीं, ठीक है। और इसी की वजह से एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड द तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन्ड ओवर द टाइम। और इसी की वजह से जो सिन्हाला थे और जो तमिल कम्युनिटी थी उनके बीच में प्रॉब्लम बढ़ने लगी। अब ये प्रॉब्लम कैसे बढ़ने लगी वो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो हमको पता ही है कि जो अपना ये सिन्हाला है, सिन्हाला ने तो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, जो गवर्नमेंट है उसने तो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बना लिया था, सिन्हाला को बना लिया था। तो तमिलों ने क्या करा, जो तमिल थे, श्रीलंकन तमिल थे, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने अपनी पार्टी वगैरह बनाना स्टार्ट करी, और ठीक है, और स्ट्रगल मूवमेंट करना स्टार्ट किए जिससे तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और ऑटोनॉमी, रीजनल ऑटोनॉमी यानी पावर दी जाए तमिलों को। और साथ ही में उन्होंने ये बोला कि हमें भी एजुकेशन में और जॉब में इक्वल चांसेस दिए जाएं। बट उनकी जो डिमांड थी ना वो हमेशा डिनाइड कर दी जाती थी, क्योंकि पावर में कौन थे, सिन्हाला, और सिन्हाला बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो तमिलों की बात सुने, वो हमेशा उनकी जो नीड्स थी उनको डिनाइड कर देते थे। और इसी की वजह से क्या हुआ, 90s 80s में बहुत सारे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे तमिल के, उन्होंने बोला कि अगर आप हमें अलग नहीं, अगर आप हमारी बातें नहीं सुन सकते ना, तो हमें श्रीलंका के अंदर नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट दे दो, हम अपना एक अलग नेशन बताएंगे जिसका नाम होगा तमिल इल्म, ठीक है। तो बाय द 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इल्म, यानी तमिल इल्म एक तरह का एक अलग से देश मांग रहे थे वो, इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। उन्होंने कहा हमें नॉर्थ का और ईस्ट का पार्ट दे दो, ठीक है, हम अपना एक अलग देश बनाएंगे, ओके। अब क्या हुआ, द distrust between the two community turned into the widespread conflict, it soon turned into the civil war। यानी इन दोनों बीच के, किन के बीच में, सिन्हाला और तमिल के बीच में, तमिलों के बीच में इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया जिसकी वजह से क्या हो गई, सिविल वॉर हो गई। अब सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, जब आपस में ही एक कंट्री की दो कम्युनिटी लड़ने लग जाए और खून खराबा होने लग गया, बहुत सारे लोग मरे, ठीक है। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ द पीपल ऑफ द बोथ ऑफ द कम्युनिटी हैव बीन किल्ड, यानी बहुत सारे जो लोग थे दोनों कम्युनिटी के, सिन्हाला और जो अपने तमिलियन थे, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, दोनों को मारा गया, दोनों ने एक दूसरे को मारा, बहुत सारी फैमिली को भेज दिया, यानी दूसरी कंट्री में, के बोल दिया आप इस देश के नहीं हो, आप भाग जाओ, ऐसे बोला, जिसकी वजह से वो रेफ्यूजीज बने और बहुत सारे लोगों को अपना लाइवलीहुड छोड़ना पड़ा, जॉब वगैरह छोड़ने पड़ी, काम वगैरह छोड़ना पड़ा। और इस सिविल वॉर की वजह से टेरिबल सेटबैक आ गया सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक में, यानी कंट्री की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, कल्चर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ इस सिविल वॉर के कारण, ठीक है। तो हमने एक चीज़ देखी, हमने ये देखा कि श्रीलंका ने अपना काम जो था वो बिल्कुल ढंग से नहीं किया, श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं करी। वो चाहते तो तमिलों को भी थोड़ी बहुत पावर दे सकते